हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आपका चल रहा था क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या। तो आज हम इसमें बाकी क्वेश्चन करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। हमने इसमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे हमने इसमें स्टूडेंट। आज हम बाकी क्वेश्चन इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कुछ स्टूडेंट हमने ये करा था, हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में उसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इस प्रकार आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है, आपके भी एग्जाम में 1 नंबर में आएगा। ये कोई भी भाज्य संख्या देगा और उसके गुणनखंड दे रखे होंगे, ऑप्शन ए बी सी डी। तो स्टूडेंट हमें इसी तरीके से अपने क्वेश्चन के आंसर निकाल के करेक्ट करना, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों के ऑप्शनों को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इस तरीके की संख्या रखी है आपके सामने ही, तो ये बुक्स में मैथमेटिशियन ने ऑलरेडी इनको निकाल रखा है। तो अब हम जो भी क्वेश्चन है बाकी बचे क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज का आज कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपने पढ़ लिया हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट में इसमें 12, 15 और 21 के हम देखते हैं कैसे निकलते हैं इनको। तो मैं इसको साइड में रख के क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, संख्या क्या दे रखे, नंबर्स क्या दे रखे, 12, 15 और 21। तो स्टूडेंट हम इन संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 12 है, 12 के गुणनखंड करेंगे, 15 के गुणनखंड करेंगे और 21 के गुणनखंड करेंगे। 15 के गुणनखंड हो जाते हैं 4 तिया 12। तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 15 को हम लिख लेंगे 3 गुना 5 और 21 को लिख लेंगे 3 गुना 7। ठीक है स्टूडेंट, आप इधर निकाल भी सकते हो इनके। जैसे 12 है तो 12 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 के 12 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड हो गई तो 2 तिया 6 और फिर 3 से डिवाइड होगा 3 एकम 3। तब तक एक नहीं आने का, जब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो ए कर दो, इसको लिख लेंगे 12 को 2 की पावर 2 गुना 3 और 15 को लिखेंगे हम 2 से तो डिवाइड होने का स्टूडेंट, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 पंजे 15 और 25 कम 5। जब तक एक नहीं आने का उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो इसको लिखे हमने 15 को 3 गुना 5। ऐसे ही आप 21 को करोगे तो 21 को आप 3 से भाग करोगे, 2 से तो होने का नहीं है, 3 से थे 21 और फिर 7 से भाग होगा, 7 कम 7। ये जो भी संख्या होती है इधर, ये सभी की सभी अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या से हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। अब इसको 3 गुना 7 लिख लिया हमने इसमें। अब हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका क्या तरीका रहता है, जो भी संख्या होगी, जैसे 2 की पावर 2, तो यहाँ पे तो 2 की पावर बाकी में नहीं है,
तो एचसीएफ में जो नई कॉमन है उसको छोड़ लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो तीनों में होनी चाहिए एचसीएफ में, तो 3 की पावर 1 तीनों में है, तो इसलिए हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद में हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो बड़ी पावर होती है, मतलब जो भी कॉमन है वो तो साथ में ही आएगा, जो बाकी बची संख्या है उसको, जैसे 3 कॉमन है तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। उसके बाद में बाकी बची संख्या 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन मिलता है हमें। तो 3 गुना 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 गुना 5 गुना 7, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, और 60 की गुना करेंगे स्टूडेंट 7 में, तो 7 छिंग 42, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 420। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकल कर आया 3 और एलसीएम निकल कर आएगा 420, तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हम इसमें सेकंड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट। अभी हम इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट में क्या गया दिया गया, 17, 23 और 29, इनके संग स्टूडेंट क्या निकालने पड़ेंगे हमें, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने पड़ेंगे। तो 17 के फैक्टर कर लेंगे, 23 के, 29 के। ठीक है बच्चों, ये जो है प्राइम नंबर्स हैं, ये अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इन संख्याओं के गुणनखंड संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको एक के साथ में गुणनखंड करके लिखते हैं। 1 गुना 17, 1 गुना 23, 1 गुना 29, ये सभी की सभी जो भी दिए गए नंबर्स हैं, ये दिए गए नंबर्स हैं, ये है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, उनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, क्योंकि अभाज्य संख्या एक और खुद के अलावा किसी भी नंबर से नहीं भाग होती, तो इसलिए इनके दो गुणनखंड होते हैं। 1 गुना 17 हो जाएगा, 1 गुना 23, 1 गुना 29। तो अब हम इनमें एलसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ जो है जो तीनों में होना चाहिए, तो तीनों में क्या होगा स्टूडेंट कॉमन, तीनों में तो यहाँ पे एक ही कॉमन है, तीनों में यहाँ पे क्या है, एक कॉमन, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इन सभी तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट, एलसीएम हो जाएगा इन नंबर्स की मल्टीप्लाई। एलसीएम में क्या होता है, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, क्योंकि एक की गुना करेंगे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन को यहीं पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे क्वेश्चन का एलसीएफ एक आया और एलसीएम कितना है, 11,339। इसमें क्या होता है, पहला आप 17 की मल्टीप्लाई इन दोनों इसके साथ करोगे 23 के, यानी कि पहले दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 29 की मल्टीप्लाई करोगे, या आप इन दोनों नंबर्स की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके बाद 17 की कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसका जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर 11,339। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन के आंसर में भी दिए गए हैं। 11 एलसीएम जो है इसमें सेकंड पार्ट में इसका तीसरे के 11,339 और एचसीएफ 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 420 आया था और 3 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, वापस अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। इसमें क्या दे रखे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अब हमारा, उसको मैं यहाँ पे करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें नंबर दे रखे स्टूडेंट 8, 9 और 25। नंबर्स हमें 8, 9 और 25 दिए हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनके सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड। फिर कॉमन जो संख्या होगी उनको लेते हैं,
एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो पहले इनके गुणनखंड कर लेंगे हम। इसके गुणनखंड कैसे हो जाएंगे? इसके गुणनखंड लिखे जा सकते हैं 2 की पावर 3 में, क्योंकि 2 का घन होता है। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्ग होता है। इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि इस ये जो नंबर्स हैं ये काफ़ी इजी नंबर्स हैं, इसलिए इनके गुणनखंड निकालने काफ़ी इजी होते हैं, तो मैंने इनको पावर में लिख लिया। आप इनको वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तब हम इसमें क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ये आप एलसीएम एचसीएफ में से पहला कोई भी निकाल सकते हो, उससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो एचसीएफ में, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं होता स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या मान लेता है? 1। जब 2 या 3 संख्याएं दी गई हो, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? 1। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसलिए 1 आया था। तो इनके एलसीएम में क्या होता है कि ये तीनों ही संख्या आ जाएगी। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है, चलो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। तो 2 की पावर 3 का मतलब तो होता है 8, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। तब हम गुना करेंगे इनकी, कितना होता है? 25 निमा 8 ऐसे ही रहने देंगे। 25 निमा कितना होता है? 225। अब 225 की गुना करेंगे 8 के साथ, तो 8 पंजे 40 की जीरो हासिल लगे कितने? 4। 8 दूनी 16 और 4 20 की जीरो हासिल लगे कितने? 2। 8 दूनी 16 और 2 कितने होते हैं? 18। तो हमारे क्वेश्चन का जो एलसीएम निकल कर आएगा स्टूडेंट, वो कितना निकल कर आ जाएगा? 1800, यानी कि 1800। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो हमने उनके आंसर निकाल लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4। तो एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। हमें एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो नंबर्स का, दो संख्याओं का हमें क्या दे रखा है? एचसीएफ निकाल के दे रखा है। एलसीएम हमारे से क्वेश्चन में पूछ रखा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में। इस वाली वास्तविक संख्याओं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2 नंबर में भी आ सकता है, और 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको करेंगे। मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। अब हम एचसीएफ दिया गया है हमें 306 और 657 का, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास 2 तरीके, मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा। पहले तो मैं आपको सूत्र से बता देता हूँ। इसमें सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। ठीक है स्टूडेंट, ये सूत्र है, ये 2 सूत्र में हमेशा ही करेक्ट रहता है। अब हम क्या कर लेते हैं, 2 संख्या दे रखी है हमें, क्या? 306 और 657 का, उनका एलसीएफ दिया गया है 9, तो इनके एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 306 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वल हो जाएगा किसके? एचसीएफ के। एचसीएफ क्या दिया गया? 9। और एलसीएम हमें क्या निकालना? फाइंड करना है, ये हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो ये एलसीएम की मल्टीप्लाई में ये क्या होता है, इसके भाग में चला जाता है। तो 306 गुना 657 भाग 9 बराबर हो जाएगा किसके? एलसीएम के। अब हम क्या कर लेते हैं, इससे
ये वाली संख्या डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि दोनों मल्टीपल में है तो एक डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 7 यहाँ पे हो जाएगा 63, कितने बचेंगे यहाँ से 2 और 9 तिया 27। तो स्टूडेंट हमारे पास बचेंगे 306 मल्टीप्लाई 73 बराबर हो जाएगा किसके, एलसीएम के, क्योंकि हमें एलसीएम ही फाइंड करना। अब हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ना तो मेरे को 73 का टेबल याद है, पहाड़े याद नहीं है। तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा हम उसको करेंगे। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसकी, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मैं इसको 70 + 3 में ब्रेक कर लेता हूँ। तो मैं इसकी 70 की मल्टीप्लाई करूँगा फिर 3 की, तो इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी, पहले 0 आएगी, फिर इसके करेंगे 7 6 42 का क्या होता है यहाँ पे 2 4 होगा तो 0 हो जाएगी, 7 0 की 0 तो 4 वापस रखना पड़ेगा, फिर 7 21। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर आ जाएगा 21,420। लेकिन इसमें अब ऐड हो जाएगा क्या, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छंग 18 का 8 का यहाँ से लगे कितने 1, तो 3 0 की 0 1 वापस आ जाएगा, और 3 तिया कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 9। अब करेक्ट जो आंसर आएगा इन दोनों को जोड़ कर आएगा, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई कर ली थी हमने ब्रेक करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, इनको ऐड करेंगे 2 और 1 3, 9 और 4 13 का 3 का हासिल लगा कितना 1 1, एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 ये वापस आ चुका। तो आंसर आ जाएगा हमारा 22,338 हमारा क्या निकल आएगा एलसीएम। अब इसको सीधे करके लिख देंगे, यानी कि एलसीएम बराबर क्या निकल आएगा हमारा 22,338। ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। हमें क्या कहा था इसमें, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 नंबर में आता है आपके एग्जाम में जब भी आएगा। ये बस संख्याएं वहाँ पे क्या होता है, संख्याएं बदल के आ सकती है, लेकिन संभावना इस तरीके क्वेश्चन की रहती है, ठीक है। और आपको 1 नंबर में देखने को मिलेगा आपको, जो किसी भी अभाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में देगा क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन मिलते हैं आपको ABCD। तो उसमें से हमारा कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन वो जो भी संख्या देगा हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसको आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा रखे है, आप हर एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर उनमें आप कॉमन जो भी संख्या है उनको कॉमन लोगे, पावर में बनाओगे। तो आप क्या करोगे, एलसीएम में छोटी पावर लेते हैं और एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं, और बाकी जो बची संख्या एलसीएम के साथ में वापस लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप उसको खुद कर लेना, मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है हमें स्टूडेंट, तो वीडियो नहीं तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन दिया गया हमें स्टूडेंट, तो हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें क्या दी गई, संख्या दी गई, हमें संख्या दी गई 6 की पावर n। अब ये कह रहा है कि ये अंक 0 पर समाप्त होनी चाहिए। ये आंसर, ये क्वेश्चन दिया गया हमें कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी यदि 6 की पावर n के गुणनखंड में
5 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 आता है या नहीं। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे 6 की पावर n इज इक्वल टू, हम इसको लिख लेंगे 2 गुना 3 की पावर n। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने देखा यहाँ पे 2 गुना 3 की पावर n है, तो यहाँ पे तो 5 नहीं आया हुआ, क्योंकि 5 आएगा तभी ये जो है 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या रहा है ना, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो कब होगा, जब 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे तो ये नहीं आया, क्योंकि हम इसको लिख लेंगे कितना, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो यहाँ पे तो 5 का गुणनखंड नहीं, तो इसलिए ये संख्या पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसमें 5 हो, क्योंकि कोई भी नंबर है वो 5 से डिवाइड तभी होता है जब उसके लास्ट में क्या होता है, 0 होगी या फिर 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसके गुणनखंड में क्या होता है, 5 नहीं है, तो यही है, इसलिए ये संख्या जो है 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं कि ये जो दिए गए नंबर्स हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों होती है, इसी के हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको साइड में लिख के मैं आपकी इसको करा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ पे स्टूडेंट 5 है, यहाँ पे ऐड हो रहा 13, यहाँ पे 5 ऐड हो रहा। इसमें कह रहा है कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हमें स्टूडेंट इसी का आंसर देना, भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो हम भी इसको देखते हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। अब कोई भी भाज्य संख्या तभी होगी जब हम उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, तो उस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में उसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको करेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 इक्वल हो जाएगा, पहले हम इसको करेंगे देन उसके बाद में इसको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसकी गुना करेंगे हम पहले, 7 गुना इसकी करेंगे तो 11 सते 77 गुना 13 और इसमें ऐड करेंगे 13, तो इसमें करेंगे 13 सते 91, हासिल लगेंगे कितने 9, 13 सते 91 और 9 कितने होते हैं स्टूडेंट 100। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 101 में प्लस हो जाएगा कितना 13, तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा 101 में ऐड करेंगे जब इसको, तो 3 और 1 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ये संख्या आ जाएगी 1014। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 1014 को हम वापस से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 1014 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। 1014 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे इसको, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है तो इसलिए ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा स्टूडेंट। भाग फिर जाएगी 1 पे तो जानेंगे नहीं, तो यहाँ पे 0 लगा के क्या जाएगी, पूरे 14 पे जाएगी। तो 2 सते 14 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो है किससे डिवाइड होगा, तो 2 से तो डिवाइड होने का नहीं है, और 3 से देखते हैं। तो 7 5 12, 2 1 3, तो अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड करने के लिए 3 एकम 3, कितने बचेंगे यहाँ पे 2। तो 3 छंग 18, यहाँ पे फिर से वापस 2 बच जाएंगे, तो 3 नम 27। फिर स्टूडेंट ने देखता है किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये होता है डिवाइड, ये जो है स्टूडेंट, अब ना तो 2 से डिवाइड होने का है ना 3 से डिवाइड होने का, 5 से डिवाइड भी नहीं होने का, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट आखिरी अंक 5 होना चाहिए। ना ये 7 से डिवाइड होने का, 11 से भी नहीं डिवाइड होने का। तो 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, 7 नहीं होने का 11 से। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये जो है 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि 13 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 13 एकम 13 बचेंगे 3, और 13 तिया 39। तो 13 से 13 बार डिवाइड हुए हैं। फिर ये वापस हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये संख्या इसलिए भाज्य संख्या है, क्योंकि ये हमें पहले इनके गुना करके दी थी, और इसमें ऐड कर रखा था क्या, 13 ऐड कर रखा था, यहाँ पे ऐड कर रखा 5। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या कर लिया, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो आंसर कितना आया था 1014। अब 1014 को वापस अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो यह अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक भाज्य संख्या है। तो ये इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। अभी इसको वापस देखते हैं। इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में 5 ऐड करेंगे, फिर आप इसी क्वेश्चन की तरह करेंगे कि क्या करेंगे, इसको भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से मल्टीप्लाई चालू करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। अब कितना जाएगा यहाँ पे, 7 गुना 6 गुना, यहाँ से करें 2 एकम 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। ठीक है स्टूडेंट। अब हम गुना करेंगे, इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें 5 ऐड। अब हम इसकी गुना करके चेक देखते हैं। तो 7, इसकी गुना करेंगे। अब हम इन दोनों की गुना कर लेंगे, तो 12 6 72, 12 6 72, 720 हो जाएगा। प्लस 5 आएगी, और गुना में है वापस यहाँ पे 7, क्योंकि 12 6 72 हो जाएगी। अब 7 की गुना करेंगे इसमें, तो 7 0 की 0, 7 0 की 0, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा 1, 7 7 49 और 1 50। तो 5040 और 5 ये हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा, इस संख्या से बनाई ये वाली और फिर ये वाली, तो ये हो गया 5045। ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारे आंसर आया 5045। तो इस 5045 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 5 से डिवाइड होगी, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होने की, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 0 हो जाएगी। फिर वापस 4 से तो डिवाइड नहीं होने की, 0 लगा के 5 के बदले 5 नहीं 45। ठीक है स्टूडेंट। अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, अब ये संख्या ना तो 2 से डिवाइड होने की, ना 3 से डिवाइड होने की। 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग, अंकों का जोड़ जो है 3 से डिवाइड होना, 9 1 10 बनेगा, तो 10 का जोड़ 1 हो जाएगा, तो नहीं भाग होने का ही। फिर 7 से भी डिवाइड होने की ये संख्या, 7 से नहीं डिवाइड होती, ये संख्या होगी 11 से डिवाइड। तो 11 से देख लेते हैं, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा
99, एक बचेगा यहाँ पे कितना 19 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये संख्या जो है 11 से डिवाइड नहीं होनी। 11 99 कितना बचेगा यहाँ पे 1 19 हो जाएगा, नहीं होने की। अब ये नहीं होने की तो ये इसकी डिवाइड होगी। अब ये संख्या जो है स्टूडेंट कौन सी संख्या, ये जो है 5 निम 5 कम 5 0 0 5 निम 45, तो ये डिवाइड होनी चाहिए 9 और 1 10 अंकों को जोड़। तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होने की। 13 से होती है कि 13 कम 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यहाँ पे 9 बच जाएंगे नहीं होने की। तो 17 कम 17 17 दूनी 34 17 51 17 चौका 68 17 पंजे 85 17 पंजे 85 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट कितने बचेंगे, यहाँ पे 15 9 159 नहीं होने की डिवाइड। उसके बाद ये 17 से भी नहीं, 19 से देखते हैं। 19 पंजे 95 कितने बचेंगे 5 19 कम 19 19 दूनी 19 दिया 57 नहीं होने की डिवाइड। उसके बाद 23 तो देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो नंबर्स है ये नंबर्स किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होने का, तो हमें इस नंबर को एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इस संख्या को यानी कि 5045 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 5 गुना 1009 में। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हमने भी इस संख्या को क्या करा, इस संख्या से इस अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो इसलिए ये आगे डिवाइड नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आप लिखोगे अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। डिविजिबल नंबर या स्टूडेंट कंपोजिट नंबर बोलते हैं हम इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारे क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें 2 संख्या दी गई थी, पूछ रहा था इनके बारे में संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें इसका आंसर देना था। तो स्टूडेंट कोई भी भाज्य संख्या होगी तो हम उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में उसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने इस संख्या को गुणनफल के रूप में लिख दिया था। ठीक है स्टूडेंट, इसका एक्चुअल मान क्या निकल गया 1014। इससे हमने इसको फिर वापस अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में चेंज कर लिया। इसका एक्चुअल में आंसर क्या निकल गया 5045। तो फिर हमने इसको वापस 5 गुना 1009 में लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, अतः ये जो दी गई संख्या थी ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका क्यों का आंसर हुआ ये। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा, देन उसके बाद में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब हम इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो मैं क्वेश्चन आपको स्टडी करा देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमें क्या क्वेश्चन दिया गया, भाई 2 खिलाड़ी हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, यानी कि सोनिया कोई लड़की है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसका भी कह रहा है कि इसमें कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, बस सिंपली हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ही हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि वो एक तो 18 मिनट के लिए ज़्यादा है और एक ही जो है 12 मिनट बाद है। तो वे कह रहा है कि वे
कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, और एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक वृत्ताकार मैदान है, उस पर दौड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये जो सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और रवि को कितना समय लग रहा, रवि को समय लग रहा 12 मिनट का। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या कर लेते हैं, 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 निम 18, और 2 निम 18 का मतलब होता है 3 की पावर 2। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम कितना, 4 तिया 12, यानी कि 2 की पावर 2 गुना 3। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 की पावर 1 भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे पावर भी लिख सकते हो। अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि दोनों एक ही, दोनों हमें क्या करना, ऐसा पॉइंट देखना जो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर आके मिले, तो इसका मतलब होता है एलसीएम। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है, बड़ी पावर ली जाती है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, और 3 की पावर 2 में होता है 3 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब होता है कितना, 4, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 चौक 36। तो यहाँ पे कितने, सोनिया 18 मिनट में दौड़ दी और रवि 12 मिनट तक। तो वे कह रहा है कि वे प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मिनट में था, तो यहाँ पे भी एलसीएम भी क्या आ जाएगा, मिनट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36 मिनट में। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 36 मिनट बाद में प्रारंभिक स्थान पर एक ही स्थान पर आकर मिलेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब जैसे होगा, ये वृत्ताकार पथ है, तो दोनों को क्या कर रहे हैं, यहाँ से भागना प्रारंभ कर रहे हैं एक ही पॉइंट से। तो सोनिया भी यहाँ से भागना प्रारंभ कर रही, और रवि भी यहाँ से भागना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन एक 18 मिनट तक भागता है और एक 12 मिनट तक भागते हैं, तो ये दोनों यहाँ प्रारंभिक स्थान पर आके मिलेंगे, तो इनका एलसीएम निकालना। ठीक है स्टूडेंट, ये मैदान है, तो इसमें बस एलसीएम ही निकालना था। आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।